अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, भुट्टो रेफरेंस में 12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक तारीखी फैसला सामने आया है और 44 साल गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस में अपनी मुख्तसर राय देते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कत्ल के मुकदमे में कानून के मुताबिक इंसाफ नहीं किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुतफ़िका राय सुनाते हुए कहना था कि हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें, जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। लार्जर बेंच का अपनी मुतफ़िका राय में कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई आइन में दिए गए बुनियादी हकूक के जो आर्टिकल्स हैं 4, 9 और 10A के मुताबिक नहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट की राय के इजहार के बाद साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा हो गए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने अपनी इसे एक तारीखी कदम करार दिया। उनका कहना था कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अदालती और जमहूरी निज़ाम भी आगे बढ़ेगा। बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट की यह राय बारिश का पहला कतरा साबित हो सकती है, लेकिन अभी भी हमारा जमहूरी और अदालती निज़ाम एक शिकंजे में जकड़ा हुआ है जिसको आज़ाद करवाने की जिम्मेदारी महज अदालतों पर नहीं डाली जा सकती, बल्कि सियासतदानों को भी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा, जिसकी शुरुआत अगर हमारे हुक्मरान चाहें तो आज से कर सकते हैं, वरना फिर 44 साल बाद हम किसी और मुकदमे में तारीखी गलतियों की तस्हीह कर रहे होंगे। दूसरी जानिब आज एक और अदालती कार्रवाई में पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दीगर पार्लिमानी जमातों में तकसीम के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन से इस सवाल पर मावनत तलब कर ली गई है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला कर सकती है या नहीं कर सकती। जहां एक जानिब आम इंतखाबात के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों का मसला दरपेश है, वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी शफाफियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। आम इंतखाबात कितने साफ व शफाफ हुए हैं, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों समेत दीगर इदारों का किरदार कैसा रहा है, इस हवाले से पिलडाट ने आज अपनी एक तारीखी रिपोर्ट भी जारी कर दी है। पिलडाट का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि आम इंतखाबात 2024 में शफाफियत का स्कोर गुज़िश्ता 2 इंतखाबात के मुकाबले में सबसे कम रहा है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी अमल पर एतमाद बहाल करने के लिए मुख्तलिफ उठने वाले सवालात के मुफस्सिल और तसल्ली बख्श जवाबात फराहम करने चाहिए। पिलडाट का अपनी रिपोर्ट में कहना है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में शफाफियत का स्कोर गुज़िश्ता होने वाले 2 इंतखाबात के मुकाबले में कम तरीन रहना पाकिस्तान में जमहूरी अमल के कमज़ोर होने की निशानदेही करता है। पिलडाट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंतखाबी नताइज के मुरतब तरसील और इंजमाम में होने वाली ताखीर और खामियों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा भी किया है। पिलडाट का इस हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखना है कि यूं महसूस होता है कि 2018 के बाद से नताइज मुरतब करने के इंतजाम में कोई मौसर पेशरफ्त नहीं हुई और इसका स्कोर 40% पर रुका हुआ है, जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेशन में इंक्वायरी का मुतकाजी है। पिलडाट ने अपनी इस रिपोर्ट में कबल अज इंतखाबात इलेक्शन इंतखाबी शेड्यूल में काफ़ी ताखीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमतों और रियासती इदारों की गैर जानिबदारी के फुकदान समेत अमन व अमान की खराब सूरत हाल की निशानदेही भी की है। पिलडाट ने अपनी इस रिपोर्ट में 8 फरवरी को मोबाइल सर्विस और इंटरनेट की बंदिश को इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर उठने वाले शकूक व शुबहात की वजह करार दिया है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ आई एम जॉइंड बाय अ वेरी ऑगस्ट पैनल। बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके भी बहुत सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी मेहमानों की कि आज वक्त दिया। मैं आप दोनों की इजाज़त से कुंडी साहब से इसलिए शुरू करना चाहती हूँ कि एक बड़ा हिस्टोरिकल जो है वो डिसीजन हमने देखा कि आज आया है। कुंडी साहब, सर, एक साबिक वज़ीर आज़म को अगर ये कहें कि आज इंसाफ मिला तो मैं समझती हूँ कि शायद ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। एक तो इतना जो वक्त गुजर गया, एक वो मामला जो है वो हम कह सकते हैं कि सामने है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाहिर एक आईनी एक कानूनी हिच की वजह से ये भी कहा कि हम मुकम्मल फैसला जो वो वाला था उसको मुस्तरद नहीं कर सकते। सबसे पहले तो सर, आप फैसले को कैसे देखते हैं? इस फैसले को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार देने के लिए ये कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ सकती है। आप लोग अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर क्या इस तरह के किसी मामले पर काम करने के बारे में सोचेंगे? जी कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला है जो कि बहुत ही पुराना पेंडिंग था। प्रेसिडेंट जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ये रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, उसको कई सालों बाद सुना गया। आज एक तारीखी है दिन भी है जिसमें अदालत ने अपना जो उनके ऊपर जो एक ख्याल था उसको धोया, और साथ साथ आज एक और मौका यह है कि जरदारी साहब दोबारा प्रेसिडेंसी की तरफ जा रहे हैं और जो ज़ाहिर नजर आ रहा है वो आसानी से विन कर रहे हैं। तो इस रेफरेंस को जब तफसीली फैसला आएगा और सदर साहब में जब दस्तखत करने होंगे तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब इस वक्त प्रेसिडेंसी में होंगे। लेकिन ये चीजें जो काफी अर्से से चीजें चल रही थी और ये ऐसा केस था
जो कि हमने रेफरेंस में सुना जी कि इस केस का कभी भी किसी ने कोई रेफरेंस किसी और केस का नहीं दिया। और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों के लिए, लीडरों के लिए, बल्कि संजान के लिए एक खुशी का दिन है कि आज कम अज कम पाकिस्तान की अदालत से उनको इंसाफ मिला है। और जो कमेंट्स हमने देखे जब हम रोजाना केस सुनने के जाते थे कि जो कमेंट्स की तरफ से आ रहे थे, और ये मुतफिका है जिसमें उसने डिफेंडिंग नोट भी लिखा। लेकिन सर फैसला, वो जो मैंने सवाल एक और भी छोड़ा, दूसरा हिस्सा सवाल का, कि फैसला कलअदम तो नहीं हुआ, वो कहा गया कि उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। देखिए वो तो बात की बात है कि उसमें जो चीजें टेक्निकल चीजें या उसमें कानूनी चीजें हैं वो हम देखेंगे। 40 चीजों हमारी लीगल टीम देखेगी और इस चीज को देख के उसके बाद ये सारा बिल्कुल ठीक है। बिलाल कियानी साहब, सर कैसे देख रहे हैं, एक हिस्टोरिकल रॉन्ग था जिसको करेक्ट किया गया। आयरनी ये है कि एक ऐसे शख्स पर आइन के तोड़ने का इल्ज़ाम लगा, उस आइन के तहत जो सजाएं सुनाई गई जिसने वो आइन खुद तरतीब दिया इस मुल्क के अंदर, करेक्शन करने की कोशिश तो की, एक मुतफिका राय दी गई है, कहा गया कि जो कुछ हुआ वो गलत था। हाउ डू यू लुक एट इट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशवीन साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए यकीनन आज एक तारीख़ी फ़ैसला है और ये एक तारीख़ का एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है जो सब तस्लीम करते थे कि ये एक गलत है जो कि करेक्ट होना चाहिए। तो ये खुशाइंद बात है कि आज उसकी एक इम्पोर्टेंस ज़रूर है कि एक हिस्टोरिकल रेफरेंस में कि जब भी ये वाक़या अब तारीख़ में लिखा जाएगा तो आइंदा हमारी तारीख़ की किताबों में ये भी लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस गलत को देर से ही मगर दुरुस्त किया और तस्लीम किया कि वो गलत फ़ैसला था। तो आई थिंक इसकी यकीनन एक तारीख़ी सिग्निफिकेंस है। और ये प्रेसिडेंट भी अच्छा है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो तकरीबन आई थिंक 44 सालों बाद मेरे ख्याल से जी गालिबन ये आया है, मगर ये एक दुरुस्तगी हमारे निज़ाम में हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस के हेडेड बेंच ने मेरे ख्याल से यूनानिमसली इस बात को तस्लीम किया कि फेयर ट्रायल नहीं हुई थी। तो इसकी यकीनन एक सिग्निफिकेंस है जी। हमने रीसेंट पास्ट में भी हमने देखा है जी कि अब आप देखें नवाज शरीफ साहब की भी, अगर आप अनदर 3 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको जिस तरीके से निकाला गया फिर जेल में डाला गया, तो वो भी 5-6 साल सारी जेलों से गुर्बतों से गुजर के फिर आखिर में एक दुरुस्तगी हुई है। यकीनन इस वक्त एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल में है जी। देखिए वो तो अब उनके जो हामी है उनका भी ख्याल है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। नहीं देखिए वहाँ पे अब वो आपके सामने जी कि जिस तरह के केसेस थे अब ब्लैक एंड वाइट हैं, वो एक अलग पूरी बहस है। हम समझते हैं कि ही इज़ राइटली कन्विक्टेड एंड वी हैव आवर फैक्ट्स टू सपोर्ट इट। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो मुवाजना मुनासिब नहीं है। मगर यकीनन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ये केस है, इसकी दुरुस्तगी आज एक तारीख़ी एक सिग्निफिकेंस रखता है और उम्मीद है कि दिस विल सेट अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर एज वेल। अच्छा, मैं मवाजना वैसे उस तरह मैं शौकत यूसुफजई साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना, मैं उस तरह मवाजना नहीं करी, लेकिन 9 मई का जो स्पेसिफिक एक मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा हुआ, मुसलसल अब पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, उसकी इंक्वायरी करें। कैपिटल हिल का हम हवाला बहुत सुनते हैं, वहाँ पर भी जब ये मामला हुआ देखा गया कि सीसीटीवी फुटेजेस निकाली गई, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। क्या उस सीक्वेंस के अंदर हम उतना सिस्टमैटिक तरीके से 9 मई को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। अब तो पीटीआई खुद कह रही है ना करें। अभी भी देखिए कोर्ट्स में हो रहा है, अगर जुडिशियल कमीशन बनता है तो यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन? आपकी पार्टी को नॉट कोई एट ऑल, बल्कि मैं तो चाहूंगा जी कि और भी पक्के तरीके से एक 9 मई के मुजरिम को पकड़ा जाए, मजीद मोहर लगे। और यकीनन मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो 9 मई के मुजरिम हैं उनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, और जो भी शख्स उसमें नहीं मुलव्वस उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। फेयरनेस एंड रूल ऑफ लॉ शुड बी इंश्योर्ड। मगर आई थिंक ये प्रेसिडेंट भी इंश्योर करना ज़रूरी है कि अगर कोई कोर कमांडर हाउस पे, अगर कोई यादगार शहदा पर हमला करता है, सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे, अस्पतालों पे हमला करता है, तो इस तरह मादर पे दर आज़ाद अगर हम इसके ऊपर अगर हम इसकी पे भी एक्शन ना लें तो आइंदा आप इंकरेज कर रहे हैं इस तरह की रास्ता खुल जाएगा। चले मैं जरा शौकत यूसुफजई साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर एक तो हिस्टोरिक डिसीजन है, आप कुछ कहना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, जरूर दीजिएगा। दूसरा सर आप लोगों से जुड़ा मामला पेशावर हाई कोर्ट, आज आप लोग मखसूस नशिस्तों के लिए जो गए, मैं थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ। बल्ले के मामले पर भी आप लोग पेशावर हाई कोर्ट गए, वहां से रिलीफ मिला, उस रिलीफ को यहाँ पर जब लाया गया वापस तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया। आज भी इस प्ली के ऊपर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने और अटॉर्नी जनरल से ये मांगी है, मावनत मांगी है कि उनको बताया जाए कि क्या वो इसके अंदर इंटरवीन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो लतीफ खोसा साहब के साथ जब आर्ग्यूमेंट हो रहा था इस बल्ले वाले इशू के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि सर हमारी रिजर्व सीट्स का मसला बनेगा, तो काजी साहब ने कहा था कि आप मेरे पास आइएगा अगर ये इशू बना। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए सर? शौकत यूसुफजई साहब आप मौजूद हैं सर?
जी जी, मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अदालतें क्या है ना, देखें, पिशावर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, सारी अदालतें हैं। हम हमारे ज़ाहिर है यहाँ हमारी हुकूमत रही है, हम यहाँ पे ज्यादा नजदीक भी हैं, और हमने ये पिशावर हाई कोर्ट में अपना केस दिया हुआ है। हम समझते हैं कि इंसाफ के लिए हम गए हैं, क्योंकि इंसाफ तो नहीं हुआ है ना। मतलब ये कि आपने बल्ला छीना, फिर आपने हमारे मैंडेट छीना, फिर उसके बाद आपने मखसूस सिस्टम से छीन ली। दूसरी तरफ मुल्क मुश्किल में है, फिर आप मुफाहमत की बात करते हैं, फिर आप मिसाकी मईशत की बात करते हैं। तो मतलब उसके लिए तो आपने एनवायरनमेंट बनाना है ना, दोनों तरफ से एनवायरनमेंट बनेगा तो मिसाकी जमहूरियत भी होगा, मिसाकी मईशत भी होगा। लेकिन अगर एक तरफ आप मुसलसल आप दीवार से लगा रहे हैं एक पार्टी को, फिर आप कहें कि जी मुल्क मुश्किल में है, आप मुफाहमत की तरफ आए, तो आप खुद सोचे, आवाम खुद फैसला करे कि क्या ये दुरुस्त है ये बात, या ये चाहते हैं, वाकई चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मुफाहमत हो। नहीं सर, लीगल फ्रंट पर आपको जिन मसाइल का सामना है उसका जो मुफाहमत ऑफर कर रहे हैं उनसे क्या ताल्लुक है? सर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मुफाहमत करें, मिसाकी मुफाहमत करें। शहबाज शरीफ साहब जो है वो सर इस मुल्क की अदालतों को तो नहीं चलाते ना। देखें, ये मेरे ख्याल से इतना सिंपल सी बात नहीं है, ये कोई अभी की बात नहीं है। ये जो बेनिफिशरी है ना, देखें 1.5 साल जब हमारी हुकूमत खत्म हुई है, 1.5 साल शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, तो क्यों बनाया गया? उसने मतलब ये कि कोई एक परसेंट भी कोई रिलीफ दिया या आवाम को, या 1% भी पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ? मतलब ये कि क्यों हुकूमत क्यों खत्म की गई थी? वो खत्म इसलिए की गई थी कि उन्होंने अपने 80 अरब रुपए माफ कराने थे, वो माफ करा लिए। सबने मिलकर जो जिसने चोरी की थी अपने आप को साफ कर दिया। तो बेनिफिशरी तो ये थे ना, और अभी भी है। आप मुझे बताएं कि क्या सर आप फिर दो अलग बातें करें। आपकी बात से इत्तेफाक भी कर लूं अगर कि बेनिफिशियरी हैं, इस वक्त एज प्राइम मिनिस्टर वो मुफाहमत का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, उस हाथ को आप आगे बढ़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से नहीं यूसुफ जई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से नाकिदीन का ये ख्याल है कि पीटीआई ने अपने आप को पहले ये जो एक रिजिड पॉलिसी है उससे बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाया है। आप लोग अब भी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे सर? नहीं, देखिए, इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल और क्या हो सकता है कि हम असेंबली में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि ये मुल्क चले, और हमने ये तस्लीम कर लिया कि जी आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं, आप हुकूमत बना लें। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप किसी का मैंडेट दे के दूसरे से कहें कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, तो आपकी हर बात भी मानी जाए, जबकि आप कैपेबल भी नहीं है, आप मुल्क को उठा भी नहीं सकते, आप मुल्क को आवाम को कोई दे भी नहीं सकते, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। तो ये तो देखिए ना, इस वक्त जो खिचड़ी बनी हुई है, कुंडी साहब मेरे भाई हैं बैठे हैं, इनसे पूछें, ये हुकूमत का हिस्सा है भी और नहीं भी है। मतलब ये नहीं, कुंडी साहब वाला सवाल तो मैं पूछूंगी कुंडी साहब से कि हुकूमत का हिस्सा है भी और नहीं भी है, ये बात तो है। मुझे एक ब्रेक लेना है। ये सूरत हाल है, जब ये सूरत हाल है इस मुल्क में कि जो हुकूमत में बैठे हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, वो भी मतलब ये कि कंफर्म नहीं है कि हम हैं कि नहीं है। तो देखिए, ये तो बंदरबांट थी जो इन्होंने आपस में तकसीम होना था, कर लिया कि जी आप सिंध ले लें, आप बलूचिस्तान ले लें, उधर ये कर लें, वो कर लें। ये सारे बेनिफिशियरी। चले मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके सर पूछेंगे। फिर अगर बंदरबांट की बात है तो वो तो फिर केपीके आप लोगों ने भी लिया है ना सर, वहां पर इलेक्शन शफाफ हुआ है, बाकी मुल्क में इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। मैं इस पर बात करती हूँ सर, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद इस इशू पे बात करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहे।